गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं जीएसटी और आज का हमारा टॉपिक है क्यूआर कोड एंड डायनेमिक क्यूआर कोड। हमने जीएसटी में चैप्टर नंबर 8 में टैक्स इनवॉइसेस में ये पढ़ा है कि अगर किसी का टर्नओवर 50 करोड़ को एक्सीड करता है तो उसको ई इनवॉइस जनरेट करना पड़ेगा। सर ये इनवॉइस क्या होता है? कि भाई नॉर्मल इनवॉइस ही होता है, लेकिन उसको ई इनवॉइस के पोर्टल पे जाके रजिस्टर करना पड़ेगा और उसका एक इनवॉइस रेफरेंस नंबर जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है एक सैंपल ऑफ ई इनवॉइस। अब इसको समझो, इस सैंपल ऑफ ई इनवॉइस में यहां से लेके यहां तक है आपका जनरल इनवॉइस। ये टैली सॉफ्टवेयर से जनरेट किया हुआ इनवॉइस है। जनरली टैली ये इनवॉइस जनरेट करके देते हैं आपको। इस इनवॉइस का ये जो इनवॉइस नंबर है वो इनवॉइस ई इनवॉइस पोर्टल पे रजिस्टर करना पड़ेगा और फिर वो पोर्टल आपको इस पर्टिकुलर इनवॉइस के लिए एक इनवॉइस रेफरेंस नंबर जनरेट करके देगा। और साला ये इनवॉइस रेफरेंस नंबर है ना, ये 64 कैरेक्टर का होता है। देखो आप कितना लंबा, यहाँ से यहाँ तक का स्मॉल कैरेक्टर्स में इतना लंबा ये इनवॉइस का रेफरेंस नंबर है जो ये होल्ड करता है कि इसमें क्या डेटा है, सारी चीजें ये होल्ड करता है। अब यार जब आपकी गाड़ी इस इनवॉइस को लेके यहाँ से यहाँ तक मूव करेगी तो बीच में बहुत सारे चेक पोस्ट आएंगे, वहाँ पे आपको जीएसटी ऑफिसर मिलेंगे। अब यार ये एक पीस ऑफ पेपर है, इसको तो कोई भी इजीली क्या कर सकता है, एडिट कर सकता है। तो ये ड्रामेबाजी तो कोई भी कर सकता है, तो वो कैसे चेक करे कि 64 कैरेक्टर का जो इनवॉइस रेफरेंस नंबर है ये करेक्ट है कि नहीं। आपने ये वैलिडली सिस्टम में अपडेट करके अपलोड करके ये सही इनवॉइस जनरेट किया है कि नहीं किया। और अगर वो प्रॉपर ऑफिसर इतना बड़ा नंबर अपने सिस्टम में डालेगा, वो मोबाइल में, वो डिवाइस में, वो लैपटॉप पे डालेगा तो उसको कितना टाइम लग जाएगा। और 64 कैरेक्टर में अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर है तो कितनी उससे गलतियां होगी। इसलिए यार उन्होंने कहा कि भाई साहब हम आपको इस इनवॉइस रेफरेंस नंबर के साथ साथ एक क्यूआर कोड भी जनरेट करके देंगे। ये क्यूआर कोड आप लोगों के लिए नहीं है, ये जीएसटी डिपार्टमेंट बोलता है कि ये क्यूआर कोड हमारे लिए है, ताकि क्या होगा, जब जब हमारा ऑफिसर आपकी गाड़ी पकड़ेगा और आपसे बिल मांगेगा और वो अगर ई इनवॉइस है तो वो ये नंबर डाल के नहीं देखेगा, वो अपने हैंड डिवाइस से ये क्यूआर कोड को क्या करेगा, स्कैन करेगा। और स्कैन करते ही अगर ये बिल वैलिड है तो इस बिल के सारी डिटेल्स उसके सामने आ जाएगी और उस डिवाइस से, उस डेटा से वो आपके इस बिल के डेटा को चेक करेगा, प्रॉपर होगा तो जाने देगा, नहीं तो रोक देगा। तो पहली बात कर रहे हैं हम इस क्यूआर कोड की। तो देखो इसके बारे में क्या क्या करना है, हमको आगे देखते हैं। आपके इस क्यूआर कोड के सारे नोट्स को मैंने पॉइंट वाइज लिख के बड़े ही सिस्टमेटिकली जमा रखा है। ये रहा आपका क्यूआर कोड। इस क्यूआर कोड में द क्यूआर कोड इनेबल्स क्विक रिव्यू, यही तो बोला, क्विक व्यू, वैलिडेशन एंड एक्सेस ऑफ इनवॉइसेस फ्रॉम जीएसटी सिस्टम फ्रॉम हैंडहेल्ड डिवाइस। हैंडहेल्ड डिवाइस मतलब होपफुली आप लोगों ने क्यूआर स्कैनर देखे होंगे। क्या देखे होंगे, हम भी तो हमारा पेमेंट करते हैं किसी भी ठेले वाले के यहाँ, तो उससे क्यूआर कोड मांग के स्कैन करते हैं। जैसे स्कैन करते हैं उसका यूपीआई नंबर अपने आप आ जाएगा। सेम तरीके से अभी स्कैन किया जाएगा और बिल की सारी डिटेल अपने आप आ जाएगी। बिल की कौन कौन सी डिटेल होगी ये भी अपन आगे पढ़ने वाले हैं। तो सिर्फ क्यों बनाया गया, ताकि वो हैंडहेल्ड डिवाइस से सारी डेटा उसके पास ऑन द वे आ जाए। The digitally signed QR code will have a unique IRN, 64 कैरेक्टरिस्टिक का IRN दिखाया था ना अभी, तो इस QR कोड में वो 64 कैरेक्टरिस्टिक का IRN होगा, एक डिजिटल सिग्नेचर होगा जो वैलिडेट करेगा इसको, which can be verified on the central portal as well as by offline app or by the officer. Offline app by the officer मतलब अब ये थोड़ा टेक्निकल है, आपको समझना पड़ेगा। हो सकता है कि वो ऑफिसर जहाँ पे खड़ा है वहाँ पे इंटरनेट की इतनी फैसिलिटी नहीं है, तो ये लोग क्या करते हैं, जितने भी IRN जनरेट हुए हैं उसका एक डेटा बना के उसके डिवाइसेस में डाउनलोड कर देते हैं और अब वो बंदा इसको स्कैन करेगा, वो डेटा अपने आप ही उसको शो होने लग जाएगा कि ये इनवॉइस नंबर में इस क्यूआर कोड में ये डेटाज है और फिर वो उसको पेपर से वेरीफाई करेगा। दिस विल बी हेल्पफुल फॉर टैक्स ऑफिसर चेकिंग द इनवॉइस offline on the roadside where internet may not be available all the time. All the time उसका मतलब क्या है भाई साहब, आपको जितने भी IRN जनरेट हुए हैं
वो अगर आपके एरिया से दूसरे एरिया को कवर करते हैं तो उसका एक डेटा पैक बन के ऑलरेडी डाउनलोड हो जाता है। मतलब इसको मैं कैसे समझाऊं आपसे, आप जब कोई ऐप डाउनलोड करते हो तो ऐप डाउनलोड करते समय उसका पूरा पैक पहले डाउनलोड होता है, फिर वो आपके मोबाइल में इंस्टॉल होता है। सेम तरीके से सारे IRM की समरी एक डेटा पैक बन के उसके मोबाइल में एक बार में डाउनलोड हो जाती है। अब सिर्फ उसको QR कोड स्कैन करना है, स्कैन करते ही उस डेटा पैक में से उस QR कोड की, उस IRM की, उस ई-इनवॉइस की सारी इंफॉर्मेशन उसके साथ सामने डिस्प्ले हो जाती है, तो वेरीफाई हो जाता है। अब ये किसकी तरह हुआ, ये देखो किसकी तरह हुआ। आप लोग कभी अगर गाड़ी से घूमते हो तो और कभी चालान बनाओ, कार का स्पेशली, हमारी बाइक का नहीं, कार का, तो ये लोग कैसे चेक करते हैं कि कार के सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर है कि नहीं है। तो इनके पास एक ऐप होती है, जिस ऐप में ये लोग गाड़ी का नंबर डालते हैं, तो गाड़ी का नंबर डालते ही गाड़ी का RC नंबर, उसकी एक्सपायरी डेट, उसके ओनर का नंबर, उसका इंश्योरेंस, उसका और उसका जो पोल्यूशन सर्टिफिकेट है, वो सारी चीज़ उनके सामने अपने आप डिस्प्ले हो जाती है। अब उसमें एक प्रॉब्लम होती है, वो चीज़ ऑनलाइन होती है। अगर उस पुलिस ऑफिसर के पास इंटरनेट की फैसिलिटी होगी तो ही वो ये सब चेक करता है। GST इससे भी एक हाथ और ऊपर चला गया। उन्होंने कहा कि यार हम तो आपका डेटा ऑलरेडी डिवाइस में डाउनलोड कर देंगे एक बार में, अब आप कहीं से भी QR कोड स्कैन करो, ये QR कोड स्कैन करते ही सारी इंफॉर्मेशन अपने आप ही आपके पास आ जाएगी। सर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी, तो ये देखिए। अब यार ये टेक्निकल काम कोई सप्लायर या रिसीवर को नहीं करना, ये टेक्निकल काम ऑलरेडी GST पोर्टल करके रखते हैं। जब आप अपना इनवॉइस ई-इनवॉइस पोर्टल पे अपलोड करते हो तो QR कोड वो लोग प्रिपेयर करके देते हैं, आपको तो सिर्फ उसको डाउनलोड करके प्रिंट करना होगा, ठीक है। अब उस QR कोड में उन्होंने कौन कौन सी इंफॉर्मेशन एडिट की होगी, पहला GST ऑफ सप्लायर ऑब्वियसली एंड GST ऑफ रिसीवर और माल बेच रहे किसको बेच रहे, इनवॉइस नंबर एज गिवन बाय सप्लायर। मतलब यार वो देखो पिछले वाले उसमें मैंने बताया था कि देखो टैली ने इनवॉइस जनरेट कर ली, इनवॉइस नंबर है, इस इनवॉइस नंबर को अपलोड करूंगा तो 64 कैरेक्टर का IRN नंबर मिलेगा, तो वो IRN नंबर तो QR कोड में आ गया, उसके साथ साथ इनवॉइस नंबर भी आ गया, HSN कोड ऑफ मेन आइटम आ जाएगा, डेट ऑफ जनरेशन, इनवॉइस वैल्यू, नंबर ऑफ लाइन आइटम, मतलब कितनी चीजें हैं वो सारी आ जाएगी, यूनिक इनवॉइस रेफरेंस नंबर IRN आ जाएगा, डेट ऑफ जनरेशन ऑफ IRN आ जाएगा। मतलब हो सकता है बिल आपका कल का हो, आपने ई इनवॉइस आज जनरेट करी हो तो दोनों डेटे आ जाएगी आपको, ये सारा डेटा आएगा आपका QR कोड। तो QR कोड तो समझ गया, बहुत छोटा टॉपिक। अब सर हमें कंफ्यूज कौन करता है, इस QR कोड के साथ साथ सालों ने एक डायनेमिक QR कोड भी बनाने को बोला है, तो वो क्या है और इन दोनों में फर्क क्या है, जमीन आसमान का फर्क है। QR कोड की एप्लीकेबिलिटी अलग चीज है, डायनेमिक QR कोड की एप्लीकेबिलिटी अलग चीज है, इन दोनों का आपस में कोई रिश्ता नहीं है। QR कोड तो आता है ई-इनवॉइस के लिए, सर डायनेमिक QR कोड किसके लिए आता है, बेटा डायनेमिक QR कोड आता है B2C के लिए, और वो भी किन लोगों के लिए, जिनका टर्नओवर 500 करोड़ के ऊपर आता है। QR कोड आता है ई-इनवॉइस के लिए जिसकी एप्लीकेबिलिटी कब आती है, 50 करोड़ के ऊपर, और डायनेमिक QR कोड आता है ओनली एंड ओनली B2C के लिए जिसकी एप्लीकेबिलिटी आती है 500 करोड़ के ऊपर। तो समझो डायनेमिक QR कोड अलग है, QR कोड अलग है। QR कोड किसके ऊपर आएगा, जिसका टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर है। डायनेमिक QR कोड किसके ऊपर आएगा, जिसका टर्नओवर 500 करोड़ के भी क्या चला जाएगा, बियॉन्ड चला जाएगा। और वो डायनेमिक कोड हर इनवॉइस के लिए नहीं बनाएगा, और वो डायनेमिक QR कोड सिर्फ और सिर्फ B2C के इनवॉइस के लिए ही बनाएगा। तो ये डायनेमिक QR कोड होता क्या है, QR कोड होता है इनवॉइस की पहचान, डायनेमिक QR कोड होता है पेमेंट के लिए। और ये मोदी जी ने हमारे लिए लाए थे ना डिजिटल इंडिया, के चाहते हैं कि सारा पेमेंट ऑनलाइन हो, तो इन्होंने कहा अब से हर इनवॉइस के ऊपर डायनेमिक QR कोड होना चाहिए, ताकि जो आपका कंज्यूमर कस्टमर है B2C वाला है वो उस QR कोड को स्कैन करे और आपकी सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी उसके पास आ जाए, उसको सिर्फ और सिर्फ अपना मोबाइल पिन डाल के उसका पेमेंट करना हो। सर क्या मतलब, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो आप पानी पूरी खाने गए, 50 रुपये की पानी पूरी खाई, अब आप कहते हो भैया QR कोड का है, हम स्कैन कर देते हैं। वो आप जो QR कोड देखते हो वो होता है पेटीएम का, फ़ोनपे का, गूगल पे का, भारत पे का। आप उसको स्कैन करते हो, स्कैन करते हो तो उसकी UPI ID आ जाती है,
अपने आप ही आ जाती है और आपको कोई डालने की जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन अमाउंट आपको डालना पड़ता है। अब आप अमाउंट डालते हो 50 रुपीज़, अपना रिमार्क लिखते हो, पेमेंट कर देते हो गया पेमेंट। अच्छा, डायनेमिक क्यूआर कोड देखो, वो जो ठेले वाले ने क्यूआर कोड आपको प्रोवाइड कराया फोन पे पेटीएम के थ्रू, वो था स्टैटिक क्यूआर कोड। स्टैटिक क्यूआर कोड में सिर्फ और सिर्फ सप्लायर की इंफॉर्मेशन, उसकी बैंक डिटेल्स डली हुई होती है। आप स्कैन करो, पेमेंट किसको जाना है ये अपने आप आ जाता है, लेकिन पेमेंट कितना देना है ये आपको बताना है। डायनेमिक क्यूआर कोड ये डायनेमिक है, ये चेंज होता है। इसमें क्या होगा कि जितने भी इनवॉइस जनरेट हुए हैं उस इनवॉइस की वैल्यू के साथ बैंकिंग इंफॉर्मेशन को मर्ज करके, अब अगर आप डायनेमिक क्यूआर कोड को स्कैन करते हो तो आपको अमाउंट डालने की भी जरूरत नहीं है। आपका इनवॉइस नंबर और आपका अमाउंट अपने आप ही शो हो जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ अपना एमपिन डालना है और पेमेंट करना है। समझे कि क्या फर्क है? वहां पे अमाउंट डालना है, यहाँ पे हर इनवॉइस के लिए अलग क्यूआर कोड जनरेट हुआ, इसलिए इसको बोला डायनेमिक क्यूआर कोड। हर इनवॉइस के लिए इसलिए जनरेट हुआ क्योंकि इसमें इनवॉइस नंबर भी आ गया और उस इनवॉइस के तहत कितना पेमेंट करना है ये भी आ गया, और उस पेमेंट में कितना CGST SGST है ये भी आ गया। अब आपको अमाउंट लिखने की जरूरत नहीं है, स्कैन करो, अमाउंट अपने आप आएगा, आपको सिर्फ क्या करना है, पेमेंट करना है। ठीक है, तो यार अब वो क्यूआर कोड तो GST वाले, पूरी सरकार जो अपने आप में बहुत सक्षम, वो जनरेट कर रही थी हर इनवॉइस के लिए अलग। डायनेमिक क्यूआर कोड तो व्यापारी को खुद को जनरेट करना पड़ेगा। सर सबके लिए डायनेमिक क्यूआर कोड जनरेट करना मतलब मैं इतना टेक्निकली साउंड होना चाहिए, तब जाके मैं ये काम कर सकता हूँ। जिस दुकानदार को नॉर्मल प्रॉपर GST का बिल बनाना नहीं आता, उसको GST कैलकुलेट करना नहीं आता, उसको GST की रिवर्स कैलकुलेशन करना नहीं आती कि जिस चीज़ को मैंने 150 रुपये में बेचा है, अब मैंने कस्टमर से तो 150 रुपये ले लिए, उसमें मैंने टैक्सेबल वैल्यू क्या, उसमें से CGST SGST कितना कितना, जिसको यही काम नहीं आता, उससे आप क्या कराओगे कि भाई अब हर बिल के लिए क्यूआर कोड अलग से बना जिसमें बिल का इनवॉइस वैल्यू होना चाहिए, तो मर जाएगा। भाई साहब ये डायनेमिक क्यूआर कोड सबसे एक्सीडिंग वाली लिमिट पे एप्लीकेबल होता है 500 करोड़ के ऊपर, कि जो व्यापारी 500 करोड़ का टर्नओवर टच कर चुका है तो सोचो वो अपने आप में कितना सक्षम होगा। वही क्या बनाएगा, डायनेमिक क्यूआर कोड बनाएगा हर बिल के लिए पेमेंट वाइज अलग, जो उस बिल पे क्या होना चाहिए, प्रिंटेड होना चाहिए, ताकि जब कस्टमर आपका बिल ले और उसमें वो क्यूआर कोड पर स्कैन करे, अपने आप सारी वैल्यू आ जाए, उसको सिर्फ अपना कोड डाल के पेमेंट करना। ठीक है, अब पढ़ते हैं डायनेमिक क्यूआर कोड के बारे में डिटेल। कंसेप्ट बुक आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते। डायनेमिक क्यूआर कोड ऑन स्पेशल बात ओनली फॉर B2C इनवॉइस, B2B के लिए एप्लीकेबल नहीं। आप अगर आप बनाना चाहो तो आपकी मर्जी। ऑल B2C इनवॉइसेस इशूड बाय रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर, जिसका आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो डेफिनेशन, एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या आता है, इन एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 1718, मतलब जब से GST आया है तब से लेके किसी भी साल में 500 करोड़ को आप क्या कर गए हो, एक्सीड कर गए हो, तो आपके हर बिल पे क्या होना चाहिए, डायनेमिक क्यूआर कोड होना चाहिए। द पर्पस ऑफ दिस प्रोविजन इज टू इनेबल एंड एनकरेज डिजिटल पेमेंट। देखा जाए तो इस डायनेमिक क्यूआर कोड का GST से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा तो आपके खाते में आएगा, आप पहले ही इनवॉइस बना चुके हो, ठीक है, वो आप जमा कराओगे ही कराओगे। हमारा ऑब्जेक्टिव इतना है कि हम डिजिटल पेमेंट क्या करना चाहते हैं, प्रमोट करना चाहते हैं। और एक व्यापारी का भी एक फायदा है, व्यापारी का क्या फायदा है कि जब हम किसी को इनवॉइस रेज करते हैं और उसको पेमेंट करने का बोलते हैं, तो मान लो पेमेंट था कितने का, 18,520 का, तो हर कस्टमर शाना होता है, वो हमारे क्यूआर कोड पर स्कैन करके 18,500 का ही पेमेंट करता है, 20 का पेमेंट करता ही नहीं। तो भाई अगर ये डायनेमिक क्यूआर कोड होगा ना तो उसके पास तो अमाउंट डालने का ऑप्शन ही नहीं, और उसको झक मार के पूरा ही पेमेंट देना पड़ेगा। वो 18,500 नहीं, 18,520 ही देगा, तो 20 रुपये का भी अमाउंट को नुकसान नहीं। ठीक है, तो ये एक तो इनेबल करता है और एक एनकरेज करता है डिजिटल पेमेंट। एक तो हमारा कस्टमर डायरेक्टली मोबाइल फोन से कर सके, मोबाइल फोन से पेमेंट कर सके, where buyer can scan the direct QR code and make payment from mobile wallet directly। फिर मैंने इसमें स्टैटिक क्यूआर कोड और डायनेमिक क्यूआर कोड समझा। स्टैटिक क्यूआर कोड जो फोन पे, पेटीएम हर दुकानदार को अवेलेबल करवा सकते हैं। आप कोड डालो, इस स्टैटिक क्यूआर कोड में सिर्फ और सिर्फ आपकी UPI ID एम्बेडेड होती है। आप स्कैन करोगे, UPI ID मोबाइल एप्लीकेशन पे अपने आप मिल जाएगी,
अमाउंट आपको डालना पड़ेगा और पेमेंट करना। डायनेमिक क्यूआर कोड में स्कैन एंड पे होता है, अमाउंट डालने की भी जरूरत नहीं होती। तो यार जीएसटी में स्टैटिक क्यूआर कोड के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, तो किसके बारे में बोल रहा है? डायनेमिक क्यूआर कोड के बारे में। नहीं तो स्टैटिक क्यूआर कोड तो कितना सिंपल है, फोन पे और पेटीएम के एप्लीकेशन से डाउनलोड होता है। हम भी आपकी फीस के लिए आपको क्यूआर कोड व्हाट्सएप के थ्रू कर देते हैं, हमें इनवॉइस में भी प्रिंट करना हो तो कर देंगे, लेकिन अमाउंट तो आपको डालना पड़ेगा ना, या अमाउंट डालने की जरूरत नहीं है। दिस हैज नो रिलेवेंस, अब देखो इंपॉर्टेंट बात, दिस हैज नो रिलेवेंस और एप्लीकेबिलिटी टू ई इनवॉइसिंग। इस डायनेमिक क्यूआर कोड का ई इनवॉइसिंग से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ई इनवॉइसिंग पे एप्लीकेबल होती है B2B सप्लायर्स पे, और ये तो कौन से पे एप्लीकेबल होती है? B2C इनवॉइस पे। डायनेमिक क्यूआर कोड विल बी जनरेटेड बाय सेलर हिमसेल्फ, सरकार थोड़ी जनरेट करके देगी, आइदर ऑन द पॉइंट ऑफ सेल मशीन और इनवॉइस मशीन। सर पॉइंट ऑफ सेल मशीन क्या होती है? आप लोग पेट्रोल भरवाने गए होंगे, पेट्रोल आप कार्ड से भरवाते हो, तो कार्ड की मशीन आती है, उसमें आप कार्ड स्कैन करते हो, या तो टैप करते हो, या पंच करते हो, या फिर स्वाइप करते हो, तो वो पॉइंट ऑफ सेल मशीन। अब आप वहाँ जाओगे तो उस पर इतनी बड़ी डिस्प्ले आने लगती है, तो पॉइंट ऑफ मशीन में भी आप डायनेमिक क्यूआर कोड डिस्प्ले कर सकते हो, डायरेक्टली पेमेंट हो जाएगा। तो या तो उस पॉइंट ऑफ मशीन पे डिस्प्ले कर दो आप, पेमेंट होगा, फिर रिसीट जनरेट होगी, या फिर आप आपका जो इनवॉइस प्रिंट कर रहे हो उसमें प्रिंट करके दे दो, हर का अलग अलग डायनेमिक क्यूआर कोड। Now, dynamic QR code is not applicable. अब जिनके हम बात करने वाले हैं उनके लिए डायनेमिक क्यूआर कोड एप्लीकेबल नहीं है। देखो जो जो चीजें रेड में लिखी हुई है, मतलब वो सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं भाई, उनके लिए डायनेमिक क्यूआर कोड एप्लीकेबल नहीं है, मतलब स्टैटिक क्यूआर कोड एप्लीकेबल नहीं है, इसका ई इनवॉइस से कोई मतलब नहीं है। और ये लोग जो इनका नाम लेने वाले हैं वो भी डायनेमिक क्यूआर कोड नहीं बनाएंगे। तो कौन कौन है ये? एक तो हमारा इंश्योरेंस, हमारी बैंकिंग कंपनी, और फिर हमारी एनबीएफसी, या फिर कॉमन लग बैंकिंग कंपनी एंड एनबीएफसी। फिर हमारा गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी वालों के लिए छोटी पेमेंट लेते हैं ना, तो इनके लिए आप उन्होंने मना कर दिया, छोटे छोटे पेमेंट के लिए हम परेशानी करेंगे आप। अगला और भी दूसरा, इनके ऊपर दूसरे भी बहुत सारे बड़े कानून एप्लीकेबल होता है, तो ये वैसे ही इधर उधर हेरा फेरी नहीं कर सकते। नेक्स्ट, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज वाले भी नहीं कर सकते। एडमिशन टू एग्जीबिशन ऑफ सिनेमाटोग्राफी क्लास इन मल्टीप्लेक्स स्क्रीन और थिएटर वालों को भी जरूरत नहीं है। एंड ऑइडा ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विस वाला कौन? हमारे नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, इनको भी जरूरत नहीं है क्यूआर कोड की। इन केस ऑफ एक्सपोर्ट्स, अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो विदेश में माल भेजो तो वो भी आपको डायरेक्ट क्यूआर कोड की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम एक्सपोर्ट के लिए ई इनवॉइस जनरेट करते हैं, उसको B2B मानते हैं। जिसके लिए ई इनवॉइस आ गया उसके लिए डायनेमिक क्यूआर कोड की जरूरत नहीं। ठीक है, डायनेमिक क्यूआर कोड में कौन कौन से पैरामीटर्स कैप्चर्ड होंगे? ऊपर हमने पढ़ा क्यूआर कोड में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन कैप्चर्ड होगी। डायनेमिक क्यूआर कोड में सप्लायर का जीएसटी नंबर, यूपीआई आईडी, रिसीवर का कुछ भी नहीं होगा, रिसीवर तो रजिस्टर्ड है ही नहीं, तो अनरजिस्टर्ड, तो सप्लायर का जीएसटी नंबर, उसकी यूपीआई आईडी, उसका बैंक अकाउंट नंबर और उसका आईएफएससी, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस की डेट, इन टोटल इनवॉइस की वैल्यू अलॉन्ग विद सीजीएसटी एसजीएसटी का ब्रेक। ये सारी इंफॉर्मेशन, मतलब देखा जाए तो एक तो उसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ले लिया, एक उसमें आपका इनवॉइस नंबर ले लिया, एक दो, तीसरी उसमें आपसे बैंक डिटेल्स ले ली, और चौथी उसमें आपसे अमाउंट है, कितने का अमाउंट है। ठीक है, तो चार चीज उसने आपसे ले ली इस डायनेमिक क्यूआर कोड। अगला टॉपिक इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, बाकी तो ये सारी लल्लू बात थी, आप भी पढ़ते तो समझ में आएगा। अगला है डीम्ड कंप्लायंस। सर डीम्ड कंप्लायंस मतलब, अरे यार डायनेमिक क्यूआर कोड नहीं होगा ना तो भी माना जाएगा कि डायनेमिक क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट आपने पूरी कर ली। सर कब कब? केस 1, if a supplier provide dispense dynamic QR code, but क्या but customer opts to make payment without using dynamic QR code। सर मैं तो डायनेमिक QR कोड दे रहा हूँ और जो मेरा कस्टमर है वो इतना अनपढ़ जाहिल गवार है, वो कह रहा है मेरे को ये स्कैन एंड पे करना नहीं आता, मैं डायनेमिक QR कोड को यूज नहीं करूँगा, तो उसने आपको किसी और मोड से पेमेंट कर दिया,
उसने आपको आपके स्टैटिक क्यूआर कोड से पेमेंट कर दिया, उसने आपको डायरेक्ट यूपीआई आईडी लेके पेमेंट कर दिया, उसने आपको मोबाइल नंबर लेके पेमेंट कर दिया, उसने आपको डायरेक्टली बैंक से ट्रांसफर कर दिए, या फिर उसने आपको कैश में पेमेंट कर दिया, कैसे भी उसने पेमेंट किया, आपने डायनेमिक क्यूआर कोड दिया था, उसने किसी और तरीके से पेमेंट कर दिया, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको जिस भी तरीके से उसने पेमेंट किया है उसका क्रॉस रेफरेंस इनवॉइस में मेंशन करना। ये बन गई पिक्चर, तुमने पेमेंट किया, पेमेंट आती है वो यूपीआई नंबर जनरेट करेगा, बैंक में पैसा आएगा या कैश में देगा तो रिसीट नंबर जनरेट होगी, तो वो जो फ्री नंबर वगैरह आपको उस इनवॉइस में मेंशन करना है। सर क्रॉस रेफरेंस नंबर क्या होता है, ये दो वो आपकी ट्रांजेक्शन आईडी जिसमें डेट, टाइम, अमाउंट और मोड ऑफ पेमेंट, ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होगी कि यूपीआई से हुआ, क्रेडिट कार्ड से हुआ, डेबिट कार्ड से हुआ, ऑनलाइन बैंकिंग से हुआ या कैश से, मतलब वही पेमेंट डिटेल्स आपको उस इनवॉइस में मेंशन करनी पड़ेगी। क्लियर? नेक्स्ट, सेकंड, इफ a supplier makes available a customer an electronic mode of payment like UPI collect, UPI invent, similar other modes of payment through mobile application or computer based applications where through dynamic code is no display, though dynamic QR code is not displayed, but the details of merchant as well as transactions are displayed, captured or otherwise। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि यार आप लोगों ने बहुत सारी ऐसी परचेजेस करी होगी, एप्स परचेज करी होगी, सब्सक्रिप्शन परचेज किया होगा जिसमें आपको पहले पेमेंट देना पड़ता है, इवन आपके मोबाइल के रिचार्जेस भी जिसमें आपको पहले पेमेंट देना पड़ता है और उसके बाद आपकी रिसीट और इनवॉइस जनरेट करनी पड़ती है। तो ये लोग क्या करते हैं, अपनी मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू, अपने कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू पहले आपसे अपनी बैंकिंग इंफॉर्मेशन लेके आपसे पेमेंट ले लेते हैं, किसी और तरीके से ऑनलाइन मोड से आपसे पैसे ले लेते हैं और फिर वो आपको इनवॉइस जनरेट करके देते हैं। तो अगर पहले पैसे ले लिया और फिर इनवॉइस जनरेट करके दे रहे हैं तो वापस से भाई खाली आपको क्या करना है, क्रॉस रेफरेंस जनरेट करके देना है, बट द डिटेल्स ऑफ मर्चेंट एज वेल एज ट्रांजैक्शन आर डिस्प्लेड, कैप्चर्ड अदरवाइज, और वो सारी डिटेल्स, ट्रांजैक्शन की डिटेल्स आपके इनवॉइस में वो लोग दे देंगे, तो मान लिया जाएगा कि आपने डायनेमिक क्यूआर कोड की एप्लीकेबिलिटी कंप्लीट कर दी। अब आपको अलग से डायनेमिक क्यूआर कोड देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारा पेमेंट तो आपने पहले ही लेना है ना। अब अलग से डायनेमिक क्यूआर कोड देंगे क्या करोगे आप, वो पेमेंट थोड़ी करने वाले आप लोग। However, if important payment is made after generation or issuance of invoice, the supplier shall provide dynamic QR code। पेमेंट पहले ले रहे हो, ट्रांजेक्शन की डिटेल इनवॉइस में दे रहे हो, तो डायनेमिक क्यूआर कोड देंगे, लेकिन इनवॉइस पहले जनरेट हो रहा है, पेमेंट को बाद में लोगे आप, तो फिर इनवॉइस में डायनेमिक क्यूआर कोड होना चाहिए। ठीक है, और ये जो हमने सेकंड में कंक्लूड किया वैसा का वैसा ही है कि इन केस ऑफ प्रीपेड इनवॉइस, वैसे तो आपने पहले ही ले लिए थे, उसके बाद इनवॉइस जनरेट हो रहा है, तो क्या करना है। तो यार बहुत सिंपल है, अगर प्रीपेड है तो आप क्या दे दो, क्रॉस रेफरेंस दे दो इनवॉइस में, खत्म बात, डायनेमिक क्यूआर कोड देने की जरूरत ही नहीं। क्योंकि डायनेमिक क्यूआर कोड तो हमने पेमेंट कलेक्ट करने के लिए लिया है, पेमेंट आप पहले ही कलेक्ट कर चुके हो, तो उसका जो क्रॉस रेफरेंस है अभी समझाया, क्रॉस रेफरेंस क्या होता है, ट्रांजेक्शन की डिटेल्स वो आपको इनवॉइस में पब्लिश करनी है, बस खत्म बात। अगला है, अगला बहुत शानदार चीज़ कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अपने माल बेचते हो और वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर अपना खुद का डायनेमिक क्यूआर कोड बना के दे देता है और पेमेंट कलेक्ट कर लेता है, तो फिर ये जो सप्लायर है, वापस से रेड लिख लिया, फिर जो सप्लायर है उसको डायनेमिक क्यूआर कोड अलग से अपने इनवॉइस में मेंशन करने की जरूरत नहीं। ठीक है, जैसे आप जब भी फ्लिपकार्ट वगैरह से परचेज करते हो तो वो आपसे पेमेंट वगैरह पहले ही ले लेते हैं और वो अपना डायनेमिक क्यूआर कोड जनरेट करके पेमेंट ले लेते हैं या दूसरे ऑनलाइन तरीके से पेमेंट ले लेते हैं आपसे। फिर आपके पास जो प्रोडक्ट आता है तो उसमें आपके सप्लायर का भी बिल आता है, तो अब सप्लायर को अलग से उस बिल में डायनेमिक क्यूआर कोड मेंशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन if the said supplier gives cross reference of payment received in respect of the said supplier on the invoice, ये कब होगा, सप्लायर को अलग से डायनामिक क्यूआर कोड देने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि वो क्रॉस रेफरेंस मतलब वही ट्रांजैक्शन की डिटेल्स इनवॉइस में मेंशन करके दे रहा है कि आपका पेमेंट मेरे पास सो एंड सो तरीके से ऑलरेडी पहुंच चुका है। और अगर ये क्रॉस रेफरेंस को नहीं दे रहा है तो फिर तो डायनेमिक क्यूआर कोड सप्लायर को भी अलग से देना पड़ेगा। मतलब देखा जाए तो इन केस 1 2 3 4
सब में बात क्या हो रही है कि आपको डायनेमिक क्यूआर कोड देने की जरूरत नहीं है। अगर जो पेमेंट आप रिसीव कर चुके हो उसकी ट्रांजैक्शन डिटेल्स आप उस इनवॉइस में मेंशन कर दो तो खत्म, बस यही है। तो सर क्या फर्क है क्यूआर कोड और डायनेमिक क्यूआर कोड में? क्यूआर कोड तो ई इनवॉइस के लिए जीएसटी अपने डिपार्टमेंट को जनरेट करके देता है। डायनेमिक क्यूआर कोड उस इनवॉइस के अगेंस्ट में पेमेंट कलेक्ट करने के लिए सप्लायर को खुद को जनरेट करके इनवॉइस पे प्रिंट करके देना होता है। बाय टाटा सी।